नमस्कार दोस्तों और वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अचीवर्स वेब के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आता होगा, और यदि नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ये आप ज़रूर हमें बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, ताकि ये आपके लिए यूज़फुल रहे सेशन, ठीक है ना। तो आइए आज 7 जुलाई 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों 7 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, आप सब के लिए हो ना हो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि हमारे आइडल आप सब में से भी बहुत सारे लोगों के वो आइडल होंगे, MS धोनी जी का बर्थडे है। ओके, तो इसलिए ये डे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप कि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होता होगा, किसी न किसी को आप लोग आइडल मानते होंगे, ये मेरे आइडल हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस अब चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन की ओर। बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा की तरह कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे धोनी भी लिख दीजिएगा हमारे लिए। ओके, अब आइए, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम लोग मैप ऑफ द डे में अब हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट को करने के बाद यूरोप कंटिनेंट के बारे में जानेंगे, यूरोप कंटिनेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार यूरोप कंटिनेंट को देख लेते हैं कि ये चारों ओर से कैसे कैसे बटा हुआ है, कैसे कैसे इसे घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम यूरोप के फिजिकल मैप की ओर चलते हैं, और आज बस यूरोप के चारों ओर की चौहद्दी को देख लेंगे। ओके, और उसके बाद कल से यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में हम लोग करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं वर्ल्ड मैप की ओर। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा विश्व आपके सामने दिख रहा होगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट सबसे पहले कराया गया, फिर साउथ अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में हम लोगों ने आपको करवाया, फिर अफ्रीका कंटिनेंट को हम लोगों ने पढ़ा। अब बारी आ गई है कि हम लोग किसको पढ़ें, यूरोप कंटिनेंट को पढ़ें। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा है यूरोप कंटिनेंट, ये है यूरोप कंटिनेंट। ओके, थोड़ा सा ऊपर भी है, तो एक बार एक साथ थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ तब आपको दिख जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे कैसे बटा हुआ है। ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इधर यदि हम लोग बात करें कि ये एशिया से बटा हुआ है, यूराल माउंटेन से। ओके, फिर धीरे 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 नीचे आते चलिए आप लोग, तो आपको कैस्पियन सी दिखेगा। तो जी हाँ, ये कैस्पियन सी से बटा हुआ है। कॉकेसस माउंटेन दिख रहा है, तो इससे बटा हुआ है। ओके, फिर ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, इधर से ये बटता हुआ है। ठीक है ना। और बाकी ऊपर की बातें तो आपको पता ही होगी, ऊपर तो पूरा का पूरा इधर समुद्र ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कॉकेसस सी के बारे में आपसे कभी कभी, कॉकेसस माउंटेन्स के बारे में आपसे कभी कभी पूछ लेता है। कैस्पियन सी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बटा हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग यूरोप की बात करें तो ये एरिया वाइज 6ठा नंबर पर आता है। ओके, एरिया वाइज सबसे बड़ा तो आपको पता ही होगा कि एशिया है, लेकिन ये जो है एरिया वाइज 6ठा नंबर पर आता है। यदि बात कर ले इसमें हम भूभाग की, तो इसमें मात्र 7.07% के आसपास ज़मीन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटिनेंट है। कैसे, इस कंटिनेंट के जितने भी कंट्री हैं, खासकर आप लोगों ने सुना होगा यूनान, अमेरिका नहीं, यूनाइटेड किंगडम, तो ये सारी कंट्री, यूनाइटेड किंगडम जैसा देश जो कि पूरे विश्व पर राज किया। ओके, ये सब के सब यूरोप में ही बसते हैं। सारी प्राचीन काल में जितनी भी इम्पोर्टेंट गतिविधियां होती थी, या फिर वो एस्ट्रोनॉट के क्षेत्र में हो, या फिर वो साइंस के क्षेत्र में हो, या फिर वो अन्य क्षेत्र में हो, सारे के सारे भूगोलविद, सारे के सारे वैज्ञानिक यूरोप में ही पाए जाते थे। ओके, कहने का मतलब है कि यूरोप सबसे विकसित कंटिनेंट था, इसलिए थोड़ा सा यूरोप के बारे में हम लोग जान लिए हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कल से कि यूरोप को तो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, इसके कंट्रीज़ को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल कि रूस से कौन कौन से देश अलग हुए, उसके बारे में जानेंगे। ओके, और वो तो आपको फिर एशिया में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जान लेंगे एक बार। यूरोप को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऐसा किस लिए, प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखने को मिलेंगे जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। ओके, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे बराबर एग्जाम में पूछता है कि चूंकि ये बीच में बसा हुआ है ना दोस्तों, तो यूरोप में कोई भी गर्म मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कल फिर से यूरोप में आएंगे, लेकिन हम लोग कल पढ़ेंगे जो भी USSR से कंट्री रिलीज हुई है उसके बारे में। ओके, तो आइए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। शुरू करने से पहले MS धोनी सर की एक पंक्ति को मैं बताना चाहता हूँ। उनकी एक पंक्ति मुझे याद है काफ़ी, फिर उनकी ये बहुत सारी पंक्तियाँ, लेकिन ये पंक्ति थोड़ा सा ज़्यादा मुझे याद है कि जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ओके, टिल द फुल स्टॉप डजंट कम द सेंटेंस नॉट कंप्लीटेड। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही गूढ़ मीनिंग इसके अंदर है, सोचिएगा जरूर इस लाइन को।
ओके, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हमारे करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नई आबकारी नीति पेश की है जो बार को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देगी। Which state UT has introduced a new excise policy that will allow bars to operate till 3 AM? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। कितने लोग ऑप्शंस में गोवा को एक्सपेक्ट कर रहे थे? अरे गोवा को ये सब फ्री मान्यता मिला ही हुआ है, ठीक है। तो जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए खुशी की लहर है, मतलब जो दिल्ली में रहते हैं और जिन्हें थोड़ा सा ड्रिंकिंग अच्छा लगता है, ओके, उनके लिए अच्छी बात है अब कि अब सुबह के आपको 3 बजे तक शराब मिल जाएगा ईजिली। ओके दोस्तों, देखिए जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने 5 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक नई आबकारी नीति की घोषणा की है जो राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति देगी। ओके, तो आप लोग 3 बजे सुबह तक भी दिल्ली में घूम कर बार जाकर ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ कानून ही बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उस प्रश्न में कोई खास बात तो थी नहीं, लेकिन हमें जानना था तो जान लिए। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रिसेंटली रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? चूँकि इस न्यूज़ को पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और हरियाणा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में उस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। ओके, इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि अब 52 के आसपास टाइगर रिजर्व हो चुके हैं इंडिया में, ठीक है। आप एक बात बताइएगा कमेंट करके, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस यूनियन टेरिटरीज में? ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है। स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस यूनियन टेरिटरीज में? ओके, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो तो आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, या फिर इस तरह से बोल लीजिए कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ओके, इधर हाल फिलहाल में बहुत सारे नेशनल पार्क्स बने हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी बन रहे हैं, तो इन लोगों का एक साथ वीडियो आ जाएगा कुछ दिनों में, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चीन ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चाइना हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट फॉर बेटर वेदर फोरकास्ट, व्हाट इज इट्स नेम? इसका नाम है दोस्तों FY3E। ओके, FY3E इसका नाम है। ये रॉकेट जो है कि क्या करेगा भाई? तो चूंकि मौसम पूर्वानुमान का रॉकेट है तो ये मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। सुनामी आने वाली है तो आपको कुछ देर पहले पता चल जाएगा, बाढ़ आने वाली है तो पहले पता चल जाएगा। ओके, तो ये मौसम का फोरकास्टिंग करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब टोक्यो ओलंपिक नेक्स्ट मंथ से शुरू ही होने वाला है, तो सभी चीज़ों की बात हो रही है। भारत से 100 के आसपास अधिक प्लेयर चुने जा चुके हैं ओलंपिक के लिए। जानते हैं इसके बारे में कुछ बातों को कि 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सॉरी, इसी मंथ से हो रहा है, गलती से मैं नेक्स्ट मंथ बोल दिया। हु हैज़ बीन चोजन एज द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक टू बी हेल्ड ऑन 23 जुलाई? तो दोस्तों गुड न्यूज़ है, बहुत दिनों से अटकते 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है। तो इसमें दोस्तों जो हमारे देश के फ्लैग बियरर होंगे वो होंगे दोस्तों दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम, जिनकी पुस्तक अनब्रेकेबल है, और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह। ओके, ये दोनों आपके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों व्यक्ति भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि हाँ भाई बताइए मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग पहुंच जाते हैं क्रिकेट के पास या फिर पहुंच जाते हैं कबड्डी के पास, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हॉकी, ठीक है। तो हॉकी कप्तान जो भी वर्तमान में है मनप्रीत सिंह, और दिग्गज मुक्केबाजी के लिए एकदम फेमस है, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, मैरी कॉम जी को। ये दोनों को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, और कंट्री को कहीं पर प्रेजेंट करना काफ़ी प्राउड की बात होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया गया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम मुख्यमंत्री कोविड-19 फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 जुलाई 2021 को एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना और उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिन्होंने कोविड-19 के महामारी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। ओके, तो कोविड-19 महामारी में बहुत सारे लोग
अनाथ हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे परिजन मारे गए। तो अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत सारे काम शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, और परिजनों को भी बहुत सारे फंडिंग दी जा रही है। ओके, ताकि उनको कुछ वित्तीय सहायता मिल सके। ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। आपके ऑप्शंस हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मवेशी पर राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय वानिकी आयोग। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता है दोस्तों, सोच समझ कर नाम रखा जाता है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा प्रोजेक्ट बोल्ड का। तो जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। ओके, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, जानते इसके बारे में कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया है। ओके, यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव से निकला मंडवा से शुरू किया गया। ओके, ये जो बोल्ड टाइप का इसमें जो भी काम किया जाएगा हरे पैच बनाने के लिए, ये सबसे पहले राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव मंडवा से शुरू किया गया था। ओके, वहीं से ये निकल कर सामने आया है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने जनवरी में ही इस साल 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मनाया। ओके, फोकस कंट्री आप लोगों ने बांग्लादेश को रखा था। अब फिर से देखिए आपके सामने IFFI वाला, मतलब कि अभी आपको सूचना मिली है, जब होगा तब देखा जाएगा। दिसंबर नवंबर के महीने में ये होता है। ओके, प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20 to 28 नवंबर 2021। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये 51वां वर्जन था जो जनवरी में हुआ इस साल, तो अगला जो होगा वो 52वां ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है 52वां। बेकार का ऑप्शन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना जब पता ही है उत्तर तो। ओके, तो 52वां इस बार होगा IFFI, मतलब कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसमें स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है बेस्ट फिल्म को। तो इसी के तर्ज पर आप लोग बताइए तो स्वर्ण गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड है वो किस फिल्म को मिला था इस साल, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। और यूजुअली दोस्तों ये हमेशा पहले कहीं और होता था, लेकिन अब कुछ करीब 10-15 साल से लगातार ये गोवा में ही हो रहा है। ओके, अब इसके बारे में जानते हैं कि भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि अब इस वर्ष से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा इसमें। क्यों भाई? क्योंकि जो सत्यजीत रे हैं आप लोग भारतीय सिनेमा के पितामह से कह सकते हैं, इनका जन्म शताब्दी समारोह अब शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। रिसेंटली निपुण इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी रमेश पोखरियाल निशंक। ओके दोस्तों, तो निपुण भारत कार्यक्रम लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, निपुण का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। जो निपुण है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके, ठीक है, निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। मतलब आप लोग पढ़ना लिखना जान जाइए, यही निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। और रमेश पोखरियाल निशंक भाई साहब अभी क्या संभाल रहे हैं, तो ये शिक्षा मंत्री हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पुस्तक के बारे में शायद है, देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किसने द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक लिखी है। Who among the following has authored the book The Fourth Lion Essays for गोपाल कृष्ण गांधी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेनू माधव गोविंदू, ऑप्शन बी श्रीनाथ राघवन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र किशोर, ऑप्शन डी मेनू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन दोनों। ठीक है, और इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ। ठीक है, मतलब कि मेनू माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन दोनों ने मिलकर एक एसे का संग्रह लिखा है जिसका नाम है द फोर्थ लायन और एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ओके, पुस्तक में दोस्तों 26 एसेज शामिल हैं। ठीक है, जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये बुक
आपको समझ में आ जाएगा ऊपर पढ़कर कि ये बुक किससे रिलेटेड है। अ फेस्ट चीफ इन ऑनर ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी, राइटर, थिंकर, डिप्लोमेट एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। ओके, ये पूरा का पूरा गोपाल कृष्ण गांधी पर है, लिखा गया है, ठीक है, जिसमें कि एसे का संग्रह है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जो 7वां होने वाला है एनटीपीसी वाला, उसमें हो सकता है पूछ दे, लेकिन इतना अपडेटेड पूछता नहीं है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है, फिर आएंगे आपको जो स्क्रीनशॉट रखना है उसके पास। कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 राज्यों का राज्यपाल एक साथ चेंज हुआ है दोस्तों। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड न्यू गवर्नर्स फॉर हाउ मेनी स्टेट्स? तो 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन राज्य के राज्यपाल कौन कौन बनाए गए हैं। ओके, और इसमें दोस्तों कुछ आपको नए चेहरा भी मिलेगा जो आज तक कभी राज्यपाल के रूप में नहीं आया था, जैसे थावरचंद गहलोत भाई साहब हैं। तो इन्हें जो आपके कुछ सोशल एम्पावरमेंट मंत्री थे ना, ओके, तो इनके जगह अब खाली हो गया। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार अपना जो है मंत्रिमंडल उसका विस्तार करेगी। तो जब उसमें कुछ नया मंत्री लोग बनेंगे तो उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो जब होगा देखा जाएगा, फिलहाल जो हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ओके, देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ कि कर्नाटक के नए कौन बने गवर्नर, थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मिजोरम के डॉक्टर हरि बाबू कंभम-पाटी, ओके। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस, पहले शायद ये त्रिपुरा के थे, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। ओके, मतलब इधर वाले उधर हुए, एक दो चेहरा आपको नया देखने को मिला है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट देखिए, और आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा उस बातों को। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट देखा कि भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए उनमें से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इंडियन रेसलर सुमित मलिक हैज़ बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। ओके, प्लीज़ आप लोग उत्तर देने में कोई भी कोताही ना करें। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके जितने भी उत्तर आते हैं, आपको उस प्रश्न का तो उत्तर आप दे ही, यदि नहीं आता है तो प्लीज़ गूगल से सर्च करके दीजिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना रिस्पांस तो दीजिए, वीडियो अच्छा है तो अच्छा का रिस्पांस दीजिए, खराब है तो खराब का ही रिस्पांस दीजिए, लेकिन रिस्पांस जरूर दीजिए। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है दोस्तों 15 लाख रुपए, फिर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। जल्दी से आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपका करंट अफेयर धीरे 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 स्मूथली मजबूत होते चला जाएगा, और जल्द ही हम लोग अन्य सारे वीडियोज़ लाने वाले हैं। ओके, खासकर साइंस पर जल्द ही MCQ आने वाला है, तो बस हमारे साथ बने रहिए। मैं शिवम मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ।